कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ऐबक का बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। गुलाम वंश का उत्तराधिकारी बनने के लिए बड़े बेटे का चयन करना ज़रूरी न था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो ऐबक का दामाद था और एक गुलाम, आराम शाह को ललकारता है और कहता है कि ऐबक खुद एक गुलाम थे, हम सब गुलाम ही हैं, फिर राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? ये कानून गुलामों पर लागू नहीं हो सकता। इल्तुतमिश ललकारता है कि अब से जो सबसे मजबूत है वही गद्दी पर बैठेगा। इल्तुतमिश आराम शाह को हराकर गुलाम वंश का उत्तराधिकारी बनता है। गुलाम वंश का असल संस्थापक इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश एक इल्बारी तुर्क था, इसलिए इस वंश को इल्बारी वंश भी कहते हैं। गद्दी पर बैठते ही इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आता है। प्रशासन चलाने के लिए इल्तुतमिश एक नई संकल्पना लाता है। इल्तुतमिश 40 तुर्क लोगों की एक परिषद बनाता है जिसका नाम होता है तुर्कानी चहलगानी। इसे चालीसा भी कहते हैं। चालीसा में 40 तुर्की अधिकारी होते थे जो प्रशासन चलाने के लिए अहम फैसले लेते थे। आगे चलकर ये चहलगानी बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के बाद कई परेशानियों का, कई बगावतों का सामना करना पड़ता है। बंगाल में अली मर्दन खान एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देता है। ऐबक का दोस्त कुबाचा खुद को मुल्तान का राजा घोषित कर देता है और लाहौर पर अपना दावा ठोकता है। इल्तुतमिश के अपने अधिकारी उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है कि इल्तुतमिश एक गुलाम ही है। राजपूत राजा भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के राजपूत राजा स्वयं को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ईरान के ख्वारिज्म साम्राज्य का भी आक्रमण चालू रहता है। ख्वारिज्म साम्राज्य गजनी पर आधिपत्य जमा लेता है। यल्दूज, जो ऐबक का साथी था, वो भी लाहौर पर अपना दावा करता है। यल्दूज कुबाचा को हटाकर लाहौर पर राज करने लगता है। एक इतिहासकार इसामी के लिखी किताब फुतुह उस सलातीन के अनुसार इल्तुतमिश ने एक ऐलान किया था कि अब से गद्दी पर वही बैठेगा जो उस गद्दी पर बैठने के काबिल होगा। इल्तुतमिश लाहौर की तरफ कूच करता है और यल्दूज को हरा देता है। 1218 ईस्वी में मध्य एशिया में एक भयानक खौफ अपने पैर पसारता है। ये खौफ है चंगेज़ खान का। ख्वारिज्म साम्राज्य मंगोल व्यापारियों के रास्ते पर रोक लगा देता है, जिससे चंगेज़ खान गुस्से में आ जाता है। चंगेज़ खान सबका बाप था सैनिक ताकत में। चंगेज़ खान से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चंगेज़ खान जहाँ भी हमला करता उस शहर को ज़मीन में मिला देता, औरतों बच्चों को कैद करके बाज़ार में बेच देता। ख्वारिज्म साम्राज्य को भी चंगेज़ खान ने मिट्टी में मिला दिया। ख्वारिज्म साम्राज्य का बादशाह जलालुद्दीन मुंगबरनी इल्तुतमिश से मदद मांगता है शरण के लिए। इल्तुतमिश चंगेज़ खान के नज़र से बचने के लिए मुंगबरनी को शरण नहीं देता। मुंगबरनी चंगेज़ खान के हाथों मारा जाता है। इल्तुतमिश की इस समझदारी के कारण भारत पर चंगेज़ खान का हमला नहीं होता। चंगेज़ खान के हमले से छुटकारा मिलने के बाद इल्तुतमिश बगावतों को कुचलता है। बंगाल में इवाज़ खुद को सुल्तान गियाजुद्दीन घोषित करता है। इल्तुतमिश का बेटा इवाज़ को हराकर बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत में ले आता है। इल्तुतमिश फिर नागदा पर हमला करता है, जो उस समय मेवाड़ की राजधानी थी, मगर राजपूत राजाओं की सेना इल्तुतमिश को खदेड़ देती है। बदला लेने के लिए इल्तुतमिश फिर गुजरात के चालुक्य पर हमला करता है, मगर फिर राजपूत राजा इल्तुतमिश की सेना का बहुत बुरा अंजाम कर देते हैं। अगर उस समय सभी राजपूत राजा एकजुट रहते तो दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती। इस बात को इल्तुतमिश बहुत अच्छे से जानता था। इल्तुतमिश ने प्रशासन चलाने के लिए कई नई तरीके अपनाए। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने अपने सिक्के चलवाए, जिसका नाम था टनका और जित्तल।
इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को कई इक्तों में बांट दिया था। इक्तों को इक्तेदार चलाता था जो तनख्वाह पर रखा जाता था। इक्तेदार राजस्व, कानून और सेना का काम देखता था। इल्तुतमिश ने अब्बासिद खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की और वो आधिकारिक रूप से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मर जाता है। दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा मौजूद है जिसकी छत गिर चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।